Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an 9 dear CS executive and CS professional students. यार इस सेशन के अंदर इंश्योर करके बोल रहा हूँ, चाहे नोट कर लो, 5 मार्क्स का ना हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन है, गारंटीड है। मतलब ECBLS अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स पढ़ रहे होंगे अगर आपका टाइम है तो। सो कंपटीशन के अंदर से यहाँ इस सेशन के अंदर से मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ 5 मार्क्स पक्का है। मतलब ज्यादा हो सकता है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है। एंड अगर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अगर हम इसको आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं तो 5 to 7 मार्क्स आप लोगों के लिए पक्का है। एग्जामिनर यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन या कभी कभी तो स्टेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अभी रिसेंट हमने जो टेस्ट सीरीज की थी उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सो अब ध्यान से ध्यान लगा के, पूरा मन लगा के, पूरा ध्यान से सेशन सुनिएगा और याद रखिएगा बार बार नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ एक बार सेशन को ध्यान से सुनना है, देखना है, बात खत्म। ऑलराइट, चलिए सीखते हैं आज सेशन को। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, बहुत सारी बातें इन दोनों लगातार हम लोग आरसीडी में भी, ऑफ कोर्स आरसीडी में करी रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग में डिस्कस कर रहे हैं। सो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर देखो 3-4 सेक्शन तो बड़े खतरनाक है। खतरनाक का मतलब पढ़ने में खतरनाक नहीं है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 फटाफट से मेरे साथ रिकॉल कर लीजिएगा। सेक्शन 3 बात करता है एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स। किसकी बात करता है? एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स। 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट, ठीक है, पोजीशन। 6 की बात होगी कॉम्बिनेशन की, और 6 के अंदर बात होगी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। 5th के अंदर कॉम्बिनेशन एंड 6th के अंदर रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी सेक्शंस तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट रेगुलर इन दिनों की क्लासेस ले रहा है उसे तो ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिया है तो आज के मैं कुछ सेक्शन 3 और 4 में डिटेल में जाऊंगा, तब भी आपके लिए इजी रहेगा। और क्लासेस अगर पहले वाला जो रिसेंट क्लासेस है अगर नहीं देखी, देख लो भाई। कब देखना है? रिजल्ट आने के बाद? ऑफ कोर्स नॉट। सो अभी प्रिपेयर कीजिएगा। आइएगा सीखते हैं। देखिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कहता है इंक्वायरी बाय सीसीआई। अब सीसीआई क्या इंक्वायरी करेगा कि एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट हो रहे हैं क्या, ये एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है क्या, बात पकड़ में आ रहा है, या कॉम्बिनेशन हो रहा है और वो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट कैसा है? एडवर्सिबल इफेक्ट है, एडवर्सिबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। क्लियर? तो सेक्शन 19 के अंदर, मेरे साथ बोलो, सेक्शन 19 के अंदर सीसीआई क्या इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। इंक्वायरी करने के लिए, मेरी बात ध्यान सुनना, इंक्वायरी करने के लिए या तो सीसीआई खुद इनिशिएट कर सकता है कि सीसीआई को कोई इंफॉर्मेशन मिला कि भैया यहाँ पर एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, या फिर उसको लगता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की जा रही है, तो ऑन इट्स ओन मोशन, बोलो ना, ऑन इट्स ओन मोशन। या फिर ऐसा हो सकता है किसी पर्सन से उसको इंफॉर्मेशन मिले, या किसी कंज्यूमर से मिले, या ऐसा भी हो सकता है कंज्यूमर का एसोसिएशन है उससे मिले, कोई ट्रेडर से मिले, ट्रेडर की एसोसिएशन से उसको इंफॉर्मेशन मिले। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया हो कि भैया इसकी जांच कीजिएगा, यहाँ गड़बड़ चल रहा है, हमको लग रहा है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 की बातें यहाँ हो रही हैं, मतलब एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वाली बातें आ रही हैं। सो ऐसे केसेस में सेक्शन 19 जो है, अब बोलो समझो, सेक्शन 19 क्या कर रहा है? इंक्वायरी बता रहा बाय सीसीआई। आओ देखते हैं। अकॉर्डिंग सेक्शन 90 सेक्शन 1 कॉम्पिटिशन 2002, Commission may inquire into any alleged contravention of the provision contained in section 3 subsection 1 and section 4 subsection 1। मतलब abuse of dominant position। अगर section 3 subsection 1 की बात करें anti comparative agreements, या section 4 subsection 1 कहता है क्या? abuse of dominant position। अब बोल लोगे तो भाई याद हो जाएगा। ऑलराइट, either on own motion or on, या तो खुद या फिर receipt of any information in such a manner accompanied by such fees as may be determined by the regulations from any person, consumer, their association or trade association। इस पे एक important case law भी है, आज क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। सो या तो किसी पर्सन ने इंफॉर्मेशन दिया है, या किसी कंज्यूमर में, या उनकी एसोसिएशन, कंज्यूमर की एसोसिएशन है उसने बोला है, या कोई ट्रेड एसोसिएशन है सर, या रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 तो हमको वैसे ही याद हो गया, मतलब इंक्वायरी बाय सीसीआई। वापस बोलो यार, इंक्वायरी बाय सीसीआई क्या होगा इसके अंदर? अगर कॉन्ट्रावेंशन पाया गया सेक्शन 3 सेक्शन 1 का, मतलब एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं, या सेक्शन 4 सेक्शन 1 का अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन,
ये खुद के मोशन पे मतलब खुद का नॉलेज में आया तब भी, या मेरे से बोलो किसी पर्सन ने रेफरेंस दिया है, या आई मीन किसी पर्सन ने कंप्लेंट फाइल किया है, या कंज्यूमर ने क्या है, उनकी एसोसिएशन है या ट्रेड एसोसिएशन है, उसने यहाँ पर कंप्लेंट दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी रेफरेंस दे सकता है, उनके बेसिस पर इंक्वायरी इनिशिएट करेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है सर एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स क्या होता है। मैं आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव हो या फाइनल हो, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर्स का। अभी रिसेंट टेस्ट पेपर में मैंने डिस्कस किया था। एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स है क्या भैया, आप किसी भी तरह की एंटी प्रैक्टिसेस ना करें। अब एंटी प्रैक्टिस किस चीज में हो सकती है, यहां पर सेक्शन 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीधा सीधा मना कर रहा है क्या, नो एंटरप्राइज, अभी याद भी करेंगे, नो एंटरप्राइज एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वापस बोलो मेरे साथ में, नो एंटरप्राइज, चाहे वो सिंगल एंटरप्राइज हो या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस। जैसे अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, जैसे मान लो, ध्यान सुनो, रॉ मटेरियल सप्लायर। अब एक है अकेला रॉ मटेरियल सप्लायर, मतलब अकेला भी हो सकता है, और सप्लायर्स, सप्लायर्स का मतलब यहां पे इनकी एसोसिएशन भी हो सकती है, ये एसोसिएशन भी हो सकती है। ध्यान समझना, ए लिमिटेड क्या है, रॉ मटेरियल सप्लायर है। अब रॉ मटेरियल एज्यूम कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब ए लिमिटेड अकेली भी हो सकती है, तो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, या लैंग्वेज में क्या कर रहा है, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या नहीं कर देंगे, shall not enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition, control of goods or provision of services। बोलो मेरे साथ में, क्या कह रहा है, in respect of no enterprise और association of enterprises, association of enterprises और person और association of persons। याद कर लो, बोल लो, ठीक है। shall enter into an agreement in respect of चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, कि पता लगा सप्लायर्स ने, जो प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर्स, उन्होंने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि भैया इस प्राइस से नीचे हम बेचेंगे नहीं, पर पकड़ मारा है, या किसी न्यू एंट्रेंट को एंट्री करने ही नहीं देंगे कॉम्पिटिटर को। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो मेरे साथ में, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। बोला ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस और नीचे आ रहा है सामने इसके, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India। बात पकड़ मारा है, which causes or likely to cause appreciable adverse effect on competition in India। याद हुआ, ये सेक्शन 3 की डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स। एक बार हम वापस बोलेंगे ताकि याद हो जाए, नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, या फिर बोल रहा पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या नहीं करेगा, shall not enter into, मतलब shall enter into any agreement which in respect of production, supply, distribution, storage, बोलो यार, production, supply, distribution, storage, acquisition, the control of goods, provision of services which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on कंपटीशन। प्राइस को कंट्रोल कर लिया, पता लगा दो लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट करके, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, बात पकड़ मारा, टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहे हैं, न्यू कॉम्पिटिटर को मार्केट में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, बात पकड़ मारा है, जो कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स खुद एक्रू करके बैठे हुए हैं, बात पकड़ में आ रहा है। ये क्या सारे के सारे कैसे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, कंडीशन इंपोज कर दिया कि भैया एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट खरीदना मैंडेटरी है, बात पकड़ में आई। चलिए, prohibition of abuse of dominant position, prohibition of abuse, oh सर सेक्शन 4, सेक्शन 1 अपने आप में खतरनाक सेक्शन है। देखो एक बात समझना, मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट ना, अब मेन पर्पस क्या है कि भाई आप इंजॉय करो अपनी डोमिनेंट पोजीशन, बट अब्यूज ना करो। अब ध्यान से समझना, MRTP एक्ट 1969 ना, वो क्या करता था, मोनोपोली के पीछे पड़ गया था, मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देंगे, मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देंगे। लेकिन यहां पर ना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने ऑब्जर्व किया कि भाई नहीं हमें कॉम्पिटिशन प्रमोट करना है। सो अगर एक कोई एंटिटी जो डोमिनेंट पोजीशन में है, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय कर सकती है, बट वो उसे अब्यूज नहीं करेगी। अब अब्यूज का मतलब क्या है, मान लीजिएगा एक पर्सन ऐसा है जो डोमिनेंट पोजीशन में है, तो वो क्या कर रहा है, अज्यूम देखो यहाँ पे जैसे केस के अंदर भी था कि एक गैस सप्लायर है और वो जो गैस नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है ना, वो उसके प्राइजेस को, उसके सप्लाई को, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है।
बात पकड़ में आ रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन कैसी है, डोमिनेंट इन द मार्केट। सो ऐसे केसेस में अगर वो प्राइजेस को, सप्लाई को, क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा तो भाई सीधी सी बात है ना कि आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन का अब्यूज कर रहे हो। ऑलराइट, सो केस लॉ जो है इसके फैक्ट्स हम सिर्फ रीड कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फैक्ट्स रीड करते ही आपकी बुद्धि में बात बैठ जाएगा। मैसेज अडानी गैस लिमिटेड हैपलैंड वर्सेस सीसीआई। फैक्ट ऑफ द केस पे आते हैं, देखो। अडानी गैस लिमिटेड हैज प्रिफर्ड द इंस्टेंट अपील। इंस्टेंट अपील समझते हैं ना, विदाउट डिले। भैया यहाँ सीसीआई का ऑर्डर आया, बोला ठीक है, फटाक से सीसीआई ने जो अडानी यहाँ पे गैस लिमिटेड है उसने इमीडिएटली अपील फाइल किया। पास बाय सीसीआई इन केस फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्सेस अडानी गैस लिमिटेड under section 27 of competition act 2002, holding that appellant has contravened the provision section 4 section 2 clause a subclause 1 of the act by imposing unfair conditions upon the buyers and the gas supply agreement। अब unfair condition impose करना क्या है, अपने आप में एक abuse of dominant position। अब कमीशन ने भाई एग्जामिन किया और देखा कि गैस सप्लाई एग्रीमेंट है ना, जो ध्यान सुनना, गैस सप्लाई एग्रीमेंट है ना जिसमें अनफेयर कंडीशन इंपोज की गई थी बाय द, कौन से, अडानी ने जो इंपोज की थी, वो देखा और उसको एग्जामिन किया और बोला हाँ ये तो क्या कर रहा है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। तो भैया उसके पीछे लगा दिया क्या, 4% ऑफ द एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 ईयर क्वांटिफाइबल अमाउंट। मतलब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पेनल्टी लगा दी कि बेटा जाओ ये पेनल्टी भरो। अब अडानी को लगा ये गलत हुआ है उस साथ में, तो उसने अपीलेट, जी हाँ आप लोग जानते होंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्रोच किया और फिर इस केस को वापस से एग्जामिन किया गया। अब ध्यान सुनना, यहां पर जो फैक्ट्स हैं केस के वही फटाफट से रीड कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए एक बार। इन्फॉर्मेंट समझ में आ रहा है, एसोसिएशन थी फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मतलब जो ये फरीदाबाद के जो गैस में बायर्स थे, देखिए जिनके जो कंज्यूमर्स हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ने अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की थी सीसीआई में कि ये अनफेयर कंडीशन इंपोज कर रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जामिन किया सीसीआई ने और सीसीआई ने पाया ऐसा कि हाँ भाई ऐसा एग्रीमेंट इंसर्ट हुआ है, एग्जीक्यूट किया गया बाय द अडानी गैस लिमिटेड जो अनफेयर कंडीशन इंपोज कर रहा है। उसी के फैक्ट्स को हम फटाफट से रीड करते हैं। Alleged that AGL, by grossly abusing its dominant position in the relevant market of supply and distribution of natural gas in Faridabad, has put unconscionable का मतलब है unreasonable, लिख लेना। एग्जाम में केस स्टडी आता है, कई बार आपको अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है ना तो आप अर्थ का नत लगा देते हैं। तो अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या है, अनरीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन इन GSA, गैस सर्विस एग्रीमेंट, which are unilateral and loop-sided मतलब one-sided, unilateral and loop-sided मतलब एक ही होता है, one-sided मतलब किसको बेनिफिट दे रहा है, सिर्फ वो AGL को, मतलब अडानी गैस लिमिटेड को ही बेनिफिट दे रहा है। बोला ठीक है, thus AGL was alleged to have imposed its dictates upon the buyers of natural gas and under the गर्व ऑफ एग्जीक्यूटिंग GSA का मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट है, गैस सप्लाई एग्रीमेंट। इट वॉज फर्दर एलेज्ड दैट टर्म्स ऑफ GSA हैव बीन ड्राफ्टेड यूनिलैटरली बाय AGL, लीविंग नो स्कोप फॉर मेंबर्स ऑफ FIA हु आर solely डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज ऑफ अपॉन AGL। अब AGL अकेला ही ऐसा है, मतलब अडानी गैस लिमिटेड अकेला ही ऐसा है जो सप्लायर है, और जो यहाँ पर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाले जो बायर्स है वो कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर है, किसी और से भी नहीं खरीद सकते। किसी और से खरीद सकते हो तो फिर डोमिनेंट पोजीशन का टेंशन भी नहीं है। टेंशन क्या है कि अकेला बेचने वाला भी यही है। Now, referring to various clauses of the GSA, the informant alleged that said clauses and the conduct of AGL clearly demonstrated abuse of dominant position by AGL in imposing unfair and discriminatory conditions in GSA executed by it with the members of FIA. Informant complains of contravention of provision section 4 of the Act, seeking various reliefs including the directions to AGL to discontinue such abuse of dominant position, direct modification of offending clauses in a GSA by providing fair and non-discriminatory terms and position of exemplary penalty within the ambit of section 27 clause B। ये उनकी मांगे थी। आई होप इतना समझ में आया। ठीक है,
अब यहाँ पर एनसीएलटी, आई होप पकड़ मारा होगा, एनसीएलटी नहीं जाएगा मैटर, सीसीआई के बाद सीधा कहा जाएगा एपिलेट और एनसीएलटी। पहले कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल होती थी, अभी वो हट के क्या हो गया, नेशनल कंपेयर लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब भाई एनसीएलटी ने एग्जामिन किया, देखते हैं। ऑब्जर्व दैट अ गैस सप्लाई एग्रीमेंट दैट हैज बीन रिवाइज्ड बाय द एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी बिफोर द सीसीआई came up for further revision of contravening the clauses to make them more consumer friendly and to protect the interests of industrial consumers by removing the disparity मतलब differences, disparity मतलब differences as regards the revision of gas prices, payment of obligation in the case of shutdown of supply and for complete and partial off take of gas। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस थे जो बर्डन थे, जैसे प्राइजेस में चेंज कर देना, पेमेंट मेथड को लेके इशू क्रिएट कर देना, या ऑफ टेक ऑफ गैस। ऑफ टेक समझते ना, टोटल परचेज इतना खरीदना पड़ेगा। ऑफ टेक का मतलब समझ रहे ना कि आपने क्या बोला, इतना ही खरीदना पड़ेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, तो ये भी कंडीशन लगा दिया etc., which came about in compliance to suggestion put forth by the appellate tribunal. Tribunal also observed that a modification which in effect eliminated discrimination qua industrial consumers and subsequent emergence of the competitors of natural gas on the sense coupled the fact that AGL not only came up with a voluntary revision of GSA even before the conclusion of inquiry by the CCI was amenable to devise a suggestion falling from which appellate tribunal resulting in the incorporation of consumer friendly clauses substituting the contravening of provision GSA in our considered opinion carve out mitigating factors extenuating the circumstances in favor of AGL outwinning of the aggravating factors and abuse of dominant position। So factors देखो समझो, आप अगर अब्यूज कर रहे हैं तो फैक्टर्स कंसिडर किया ना, अब्यूज कर रहे हैं, इन दैट केस एनसीएलटी ने भी यही कहा साफ साफ कि भाई ऐसा है, यहां पर अगर आप जो जीएसए है, जीएसए मतलब गैस सप्लाई एग्रीमेंट है, उसके क्लॉजेस में मॉडिफिकेशन कीजिएगा। मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ यहां पर याद रखिएगा एनसीएलटी ने ये फाइंड आउट किया कि हाँ ये जो क्लॉजेस हैं ये कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं थे, तो यहाँ पर लेटर ऑन क्या कहा कि आपको चेंजेस करने होंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हुई वो ये हुई कि सीसीआई ने तो लगाया 4% ऑफ टर्नओवर फॉर पास्ट 3 ईयर, और यहाँ पर उसको थोड़ा कम कर दिया गया, यहाँ 1% एनसीएलटी ने इम्पोज किया पेनल्टी। अब आप समझो कहानी क्या है असली, मतलब अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, सो जब भी अगर कोई फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के हैं, तो याद रखिएगा इमीडिएट स्ट्रिक्ट पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 4 और सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्यों कह रहा हूं खतरनाक है, सेक्शन 4 क्यों खतरनाक है, क्योंकि सेक्शन 3 एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स और 4 कह रहा है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं करने देंगे। भाई क्या हो रहा है, ऑलराइट सर। अब कैसे होगा वो एग्रीमेंट, आपने कोई एग्जीक्यूट कर दिया, प्राइस को कंट्रोल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कंट्रोल करके पड़े हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट रोक के बैठे हुए हो, ये सारी चीजें क्या हैं, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एडिशनल पावर लेडिंग टू इंक्वायरी बाय सीसीआई, सेक्शन 90 सेक्शन 2 कहता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द सीसीआई शैल इंक्लूड द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल सेक्शन 3 टू सबसेक्शन 7, जो कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब तो मैं बता दूं फटाफट से, देखो इंपॉर्टेंट मार्क करते चले जाओ, फिर बाद में मत कहना बताया नहीं था। इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम के लिए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बताएं, चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं। डिटरमाइनिंग वेदर एन एग्रीमेंट हैज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, क्वेश्चन राइज होता है कि भैया कैसे डिसाइड करेंगे, और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फटाफट से एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूं और याद कर लेते हैं एक बार कि कैसे डिसाइड करेगी सीसीआई। और एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, छोड़ मत देना भाई। सेक्शन 90 सबसेक्शन अगर 3 की बात करें तो ये फैक्टर्स बता रहा है जिन फैक्टर के बेसिस पर सीसीआई ये डिटरमाइन करता है कि ये फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि भैया ये कैसा है, एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स हो रहे हैं या ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिनका इफेक्ट एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है। जैसे पहला बात कहता है सेक्शन 3 के अंदर क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स, क्रिएशन ऑफ बैरियर, जैसे कोई सप्लाई उसको अवेलेबल ना हो सके, बात समझ में आ रहा है, सप्लाई अवेलेबल ना हो सके प्रोडक्ट्स की, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, प्राइजेस हैं, कार्टेल क्रिएट कर दी जाए। सो पहला कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है क्या कि भैया सारी कंडीशंस फ्रेंडली है बट क्यों न्यू एंट्रेंस या ना कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर नहीं कर पाते। सो क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट। तो एक तो नए को आने नहीं दे रहे और जो मौजूदा कॉम्पिटिटर उन्होंने क्या कर रहे हैं,
आउट ऑफ द कंपटीशन। जैसे कई बार देखने को मिलता है जिन कंपनीज के पास फंड बहुत होता है ना, वो अपने प्राइसेस को कंट्रोल कर देते हैं, एकदम बहुत कम कर देते हैं। और जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर होता है जिसके पास फंड्स एग्जैक्टली अच्छा अवेलेबल नहीं है, अब उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कम प्राइसेस पे अपना प्रोडक्ट बेचे। कैसे बेचे? तो गया काम से। तो बड़े जो जंबो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो जनरली अपने प्रोडक्ट्स को प्राइसेस को कम करके रख देते हैं। सो पहले समझ में आया क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स। सेकंड देखा हमने ड्राइविंग existing competitors out of the market, for closure of competition by hindering entry into the market, for closure of competition। for closure का भी मीनिंग यही है कि कंपटीशन कैसे खत्म किया जाए, बस समझना। for closure का मतलब होता है क्या, समझो एक तरीके से हम दूसरे एग्जांपल समझें तो, जिसे हम बोलते हैं ना वर्टिकल फर्टिलाइजर। क्या होता है, मान लीजिएगा एक बंदा प्रोडक्शन के अंदर, मतलब एक कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है किसी भी XYZ प्रोडक्ट का, ठीक है। अब प्रोडक्शन कर रही है तो इसके समझो, एक यहां पर जो प्रोडक्शन कर रही है, कार की प्रोडक्शन कर रही है, और एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कार मैन्युफैक्चरर कह रहा है भाई मैं तुम्हें कार डिस्ट्रीब्यूटर्स तुमको कार का हम देंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप, लेकिन ये कंडीशंस डाल दी ताकि किसी और की तुम कार नहीं बेचोगे। बोला यार ये भी गड़बड़ है। बोला हाँ। अब कोई नया मान लीजिएगा कोई नया कॉम्पिटिटर है, वो अपनी कार इसको बेचने जाएगा, कहेगा बोला मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। बोला नहीं ले सकते, हमारी कंडीशन लगी हुई है हम पे। तो फॉर क्लोजर का मतलब कॉम्पिटिशन किस तरह से खत्म किया जा रहा है। अच्छा, फॉर क्लोजर में याद रखना हमेशा ये वर्टिकल इंटीग्रेशन के कॉम्बिनेशन से बनती है। बात पकड़ में आया? तो पहला क्या सीखा, creation of barriers to new entrants in the market, फिर driving existing competitor out of the market, वापस creation of barrier to new entrants, फिर बोला creation हो गया, फिर बोला गया driving existing competitor out of the market for closure of competition by hindering entry into the market, accrual of benefits of consumer। जी हाँ, जो benefits मिलना किसको चाहिए। अब जैसे प्राइस की चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए, हाँ, प्रोडक्ट चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब अकेला ही अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट कर लेगा तो सब चीजों में प्राइस भी कंट्रोल करेगा, टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा, क्वांटिटी कंट्रोल करेगा। तो ये सर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, किसको बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिल नहीं रहे हैं। इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विसेज। क्या ऐसा हो रहा है कि जिससे इंप्रूवमेंट रुका हुआ है, इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट्स किसमें, प्रोडक्शन है, सप्लाई है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, क्या इनमें नए नए चेंजेस आ सकते हैं और उसे रोके हुए हैं, ठीक है। या प्रमोशन ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब देखो ये मजे की बात सुनना, अभी कई बार बीच में देखना हो मिला है ना कि एप्पल और सैमसंग, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। अभी मार्केट में मान लो अभी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन्वेंट हुआ, ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया, इतने में दूसरी कंपनी ने एक और सेम सॉफ्टवेयर बनाया अपग्रेड करके, उसने लॉन्च कर दिया। बोला हम आपस में अगर लड़ते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम कहां से लाएंगे नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में शेक हैंड कर लिया कि बोले ऐसा है हम किसी और को तो लाने देंगे नहीं, और हम भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है ना वो एक टाइम बाद ही लॉन्च करेंगे। जैसे पहले तू अपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर, 6 महीने तक तेरा मार्केट में अच्छा बिजनेस हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद मैं अपना लॉन्च कर दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि कोई टेक्नोलॉजी अभी आई, उसके जस्ट कोई दूसरी बार टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगर अचानक कोई आ जाएगी दूसरी टेक्नोलॉजी, तो इससे इसकी इम्पैक्ट नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम होता है, समझो। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ए कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया मान लीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ने भी लॉन्च कर दिया। अब होता आपने ध्यान दिया होगा सेलफोन बिजनेस में ऐसा हुआ कि सेलफोन जो स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज का था वो सडनली इसी बी कंपनी ने लॉन्च करके 7,000 रुपीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब 10,000 रुपए का फोन क्यों कोई लेगा। प्रॉब्लम क्यों अभी लगा, दूसरा कंपनी जो है वो इमीडिएटली नया सॉफ्टवेयर के साथ वापस आ गया। अब इन दोनों कंपनी को लगा बोले यार आपस में भिड़ने का फायदा तो है नहीं, देख मैं नया टेक्नोलॉजी जब लेकर आऊंगा तो 6 महीने मुझे कमा लेने दे, तू 6 महीने तक तू शांत रहे, फिर 6 महीने बाद तू अपना टेक्नोलॉजी लिया, तेरा टेक्नोलॉजी नया है, ठीक है, मेरे से अपग्रेडेड है, फिर तू 6 महीने खूब बेच, उसके बाद हम अपना ले आएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, जो साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने चाहिए वो क्या हो जाएंगे, रुक रहेंगे। तो ऐसा अगर रुक रहे हैं तो वो भी गड़बड़ है। तो ये फैक्टर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इनसे क्या हो रहा है,
ये एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, याद रहेगा। सो बिग पार्ट रिवाइज कीजिएगा। क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स, ड्राइविंग एक्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट, क्लोजर ऑफ कंपटीशन बाय हिंडरिंग एंट्री इन द मार्केट, बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, या इंप्रूवमेंट इन, अगर इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट से रोकना, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स क्या नहीं हो पा रहे प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अंदर, एंड प्रमोशन ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा। नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग द डोमिनेंट पोजीशंस। अब कैसे पता लगाएं कि एक पर्टिकुलर एंटिटी जो है ये एंजॉय करे डोमिनेंट पोजीशन है? बहुत सिंपल सी ये भी चीजें हैं। कहता है मार्केट साइज। अब जैसे मार्केट साइज का मतलब, जैसे अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, लगभग 20% मान लीजिएगा मारुति का बिजनेस है, बाकी और कॉम्पिटिटर्स का हम अज्यूम करके देख लेते हैं, किसी का 10% है, किसी का 8% है, किसी 7% है, किसी का 4% है। तो 20% जो मार्केट साइज है यहाँ पे, अकेला ही कंज्यूमर 20 तो किसके हैं? मारुति के। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिजनेस में हम देखें तो मारुति अपने आप में ही 20% कस्टमर्स होल्ड करके बैठा है, तो ये अपने आप में उसकी बड़ी पोजीशन है। सो मार्केट शेयर, साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज। अब जैसे कौन सी है, स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, या लार्ज एंटरप्राइजेस है। अब देखो यहाँ पे साइज इन टर्म्स हम दोनों कैटेगरी में बोल रहे हैं। कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड किया हुआ है, कितना रिसोर्सेज लगा हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट प्लांट है, मशीनरी है, या कितनी इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर्स में। सो इस सबका सब क्या है, उसका बात करेंगे, साइज एंड रिसोर्सेज। फिर साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। इंपॉर्टेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितना लोग उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। मतलब अगर ये कॉम्पिटिटर्स रहेगा मार्केट में तो कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा, समझना। दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर मान लीजिएगा हम ये कहें, आपने भी रिसेंटली सुना था ना कि गूगल पे पेनल्टी लगाया सीसीआई ने। अब इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर गूगल चला जाएगा तो सर्च इंजन कहाँ आएगा, समझो। गूगल ये धमकी देता कि भाई हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं वापस, भाड़ में जा, हमें यहाँ बिजनेस करना ही नहीं। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, वैसे होना नहीं है क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, पेनल्टी से तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको। सो यहाँ पर अगर गूगल छोड़ देता है तो भाई उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब सर्च इंजन कहाँ से लाओगे, ठीक है। फिर ये जो हम क्लास दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये भी बंद, फिर दूसरा तरीका ढूंढेंगे। बात पकड़ में आ रहा है। सो ये क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सो पहला हमने देखा मार्केट शेयर, फिर देखेंगे हम क्या, साइज एंड रिसोर्सेज, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इकोनॉमिक पावर भैया फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग खास बात है। जैसे मारुति के सबसे ज्यादा ना आप देखेंगे सर्विस सेंटर्स हैं, है ना। सो ये इसका अपने आप ही कमर्शियल एडवांटेज बन जाता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, सेल और सर्विस नेटवर्क्स। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आ रहा है, प्रोडक्शन भी हम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हम ही है, बात पकड़ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स भी हम आ रही हैं, तो एक ही प्रोडक्ट में डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेवल पर काम कर रहे हैं। कैसा है इसका डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स। डिपेंडेंस भैया कंज्यूमर कह रहा है कि बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे हमने अभी गैस वाले केस में देखा, अडानी गैस लिमिटेड के ऊपर जो फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उसके जो बायर्स हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एजीएल मतलब अडानी गैस लिमिटेड के ऊपर। अब वो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज अगर डिपेंडेंसी एक पर नहीं हो तो फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो दोनों मेरे साथ में, पहला कहता मार्केट शेयर, दूसरा देखा साइज एंड रिसोर्सेज, तीसरा हम देखेंगे साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। बोलते जाइएगा इकोनॉमिक पावर इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर। मोनोपोली एंड डोमिनेंट पोजीशन वेदर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैट्यूट। मतलब पता लगा कि मोनोपोली अभी बिकॉज ऑफ स्टैट्यूट, कानून कह रहा है, तो भैया अभी आज से गवर्नमेंट का कंट्रोल में आना है, या बर्चू ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अदरवाइज इसलिए मोनोपोली क्रिएट हुआ है। एंट्री बैरियर्स इंक्लूडिंग द बैरियर्स टू द रेगुलेटरी बैरियर्स, कि भैया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क है, हाई कैपिटल कॉस्ट है, मार्केटिंग एंट्री है, बैरियर टेक्निकल एंट्री है, बैरियर है, economic of scale, high cost of substitutable goods, service for consumers. So these are also other factors which determine the position of dominant. Countervailing buying power. Countervailing buying power याद होगा कि भैया ये बायर्स को बायर्स कंडीशन इंपोज करता है सप्लायर पे, हम खरीदेंगे लेकिन उसको इतना प्राइस पे लगा, तो बायर्स का कंट्रोल है मार्केट पे कैसा। मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द मार्केट, social complication, social cost, relative advantage by way of contribution to economic development by enterprises enjoying a dominant position or have likely to have appreciable adverse down competition or any other factors. अब ये क्वेश्चन मैं फिर बोल दूं इंपॉर्टेंट है,
इतना स्पीड से इसलिए पढ़ाया भाई, अभी अभी ना लगातार क्लास चल रहा है, सीआर का चैप्टर 9 के अंदर डिटेल में इनके बारे में बात करता आ रहा हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यार तुम मुझसे बार बार नहीं बुलवाओगे। इसलिए यहाँ पर सारे टॉपिक्स पहले भी मैंने डिटेल में भी रिसेंट क्लास में बोले हैं, ये वो भी बता रहा हूँ कि एक बार याद भी कर लें, क्योंकि रिवाइज भी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है जिसको क्लासेस नहीं मिली है बाई चांस, तो वो अनाका 9 का व्हाट्सएप पे भेजो रिक्वेस्ट, वहां मिल जाएगा। ऑलराइट, वहां से तुम्हें लिंक स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर देंगे। फिर रिलेवेंट मार्केट हमने डिस्कस किया था, याद होगा। रिलेवेंट मार्केट में हमने कंडीशन देखी थी, रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, जिसके अंदर हमने क्या देखा, जब रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की डेफिनेशन में डिस्कस की थी, तो रिलेवेंट साथ में डिस्कस करते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। देखो, सीजे शैल व्हाइल डिटरमाइन द रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हैव रिगार्ड टू द एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कोई सा भी इसमें से या सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे अब जब ज्योग्राफी की बात करें तो कह रहे हैं रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स। रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी बिजनेस को करने के लिए आपको भैया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। हाँ, जैसे कई जगह वाटर को लेके बड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बने हुए हैं, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी को लेके स्ट्रिक्ट प्रोविजन बने हुए हैं, तो वो भैया आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लोकल स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, जैसे आपने देखा होगा वीट एंड फूड, अगर फूड ग्रेन्स में बात करें वीट और पैडी के ऊपर स्पेसिफिकली नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज बनी हुई है। ऐसे और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो भैया अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई इमरजेंसी होता है, तो उसके लिए सरकार कितना अलग से यू नो व्हाट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज मेंटेन करके रखती है। अब ये देखा है ना आपने, जैसे फ्यूल के प्राइसेस को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट करता है, भैया ऐसे बहुत ज्यादा महंगा ना हो इसलिए उसको सब्सिडी दे रहा है, एलपीजी के ऊपर दे रहा है। ऐसे ही वीट्स हैं, पैटीज हैं, इनके अकॉर्डिंग भी इनको भी यू नो फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कंट्रोल कर रहा है। एडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे जनरली देखा जाएगा कि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शुगर केन जो है यूपी बिहार साइड में बहुत होता है, तो वहीं अगर शुगर फैक्ट्री होगा तो वहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगा। अगर वहीं से हम इसे किसी और स्टेट में भेज रहे हैं जहां पर शुगर केन मतलब प्रोड्यूस नहीं होता इतना, तो ऐसे केसेस में वहां ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो अब रिलेवेंट मार्केट हम कौन सा कहेंगे, वहां जहां पर से कॉस्ट भी इक्वलेंट कमी हो या उसी नेबरिंग एरिया से सिमिलर हो। लैंग्वेजेस प्रेफरेंस देखी जाएगी, कंज्यूमर प्रेफरेंस देखा, नीड फॉर सिक्योर एंड रेगुलर सप्लाईज एंड सेल आफ्टर सर्विसेज। इसलिए स्पीड से कर रहा हूं, सुनना नया स्टूडेंट को देख रहा हो तो उसको कि ये सिर्फ सेक्शन यहाँ पर जो चल रहा है सिर्फ रिकॉल कराने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा डिस्कस किया हुआ रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट डिस्कस किया था तो डिटेल में याद आ रहा होगा डेफिनेशन में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, goods and services, consumer preference, exclusion in-house, external specified producers, classification of industrial products। सर फिर बताने क्या है आपने, हमने बेटा ये बताना है कि ये देखो, एक तो ये क्वेश्चन तुमको बताई इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कि एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जिनका क्लास रह गया था, अब ये क्लास पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ सेक्शन 5 के ऊपर, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और किया हुआ कोई मैंने कोई बहुत सालों पहले नहीं किया है, 3-4 दिन पहले का भी लेटेस्ट क्लास चल रहा है, उनको कह रहा हूँ, ठीक है। आई नो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार क्लास ले रहे हैं जानते हैं अच्छे से। बीच में कई बार कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि अरे सर ने जल्दी बता दिया, भाई जल्दी नहीं बता दिया, सब डिस्कस किया है, ठीक है। सो क्लास ले लीजिएगा अलग से। इस सेशन का मेरा मेन पर्पस है कि किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, डिटरमाइन द एडवर्स फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रोविजनल इंक्वायरी भी 19 में भी डिस्कस किया हुआ है, इसको भी रीड करना, सिर्फ वही सेम बात आ रहा है, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल वही सेम। सिविल पावर है किसके पास, सीसीआई के पास में, जो अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा। सिविल पावर का पता यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग सेक्शन 36(2) डायरेक्टर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, सीसीआई की बात कर रहा हूँ। कमीशन शैल हैव द फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट सेम पावर एज वेस्टेड द सिविल कोड ऑफ सीएपीसी। कैसे, अब प्रोसीजर कैसे फॉलो करेगा, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन ऑन होम, कि भैया ये पर्सन जो है गिल्टी है, मतलब अगर लगता है कि इन्होंने वायलेशन की है या कॉन्ट्रावेंशन किया है सेक्शन 3, 4, 5 6 3, 4 या 5 का, ऐसे केसेस के अंदर नोटिस भेजा जाएगा। समन का मतलब है नोटिस भेजा गया, फिर उसमें लिखा जाएगा कि भाई एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, कि भाई आपको आना जरूरी है। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग द एविडेंस ऑन एफिडेविट, इशूइंग एग्जामिनेशन ऑफ फॉर एग्जाम, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, रिक्वेजिशनिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, any public record or documents,
और सच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑफिस। सो ये यहां पर सिर्फ एक बार रीड कर लो, गारंटी से बोल सकता हूं जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस के आपको बताए ना, ये इंपॉर्टेंट बताए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, स्टेट भी हो सकता है और क्वेश्चन केस बेस में भी हो सकता है, केस बेस में भी जैसे हमने डिस्कस किया था ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सेशन छोटा ही रखा जा रहा है क्योंकि भाई ये पढ़ा हुआ है इसलिए रिवाइज कराने के छोटा रखा है। आज का टेस्ट मिस मत करो किसी भी हाल में। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आपको लगातार मिले टेस्ट, अपना स्केड्यूल चेक करा करो एना कहेंगे व्हाट्सएप पर। इसके अलावा सबको इंडिविजुअली भी स्केड्यूल सेंड कर देंगे। फाइनल के स्टूडेंट्स को भी लगातार टेस्ट चल रहा है, कोई सा टेस्ट मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, क्योंकि एक आपके अच्छे मार्क्स को इंश्योर करेगी और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाओ। गुड बाय, टेक केयर।